Hello students, I am शिवानी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन. तो अब तक की वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. जो कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन क्या है? वो फोर्स है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है और वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है. यानी कि हम पूरी की पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से ही रिलेटेड टॉपिक को जिसका नाम है ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या है? सबसे पहले हमने ये ग्रेविटेशन को डिफाइन किया कि ग्रेविटेशन क्या है. यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव, एक इनविजिबल फोर्स लगा रहे हैं. तो अब क्या हमारी अर्थ या अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ के ऊपर, या कोई भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं? एग्जैक्टली क्योंकि हम भी जो हैं वो यूनिवर्स में आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ वो यूनिवर्सल लॉ है, पूरी यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है. तो यानी कि अर्थ भी जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो उसके सरफेस पे है, चाहे वो उसके सरफेस के आसपास है, दूर है, तो एक फोर्स को लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बस जब अर्थ की बात आती है तब हम इसको अलग से नाम देते हैं ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सर्टेड बाय अर्थ. यानी कि जब अर्थ फोर्स लगाएगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? सिचुएटेड ऑन इट्स सरफेस, या तो अर्थ की सरफेस पे हो या फिर उसके आसपास कहीं हो. तो जब को अर्थ अपने सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी जो है बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी जो है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है. यानी कि जब बात अर्थ या अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की हो रही हो तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहेंगे. तो ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, यही सिर्फ कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, या तो अर्थ के सरफेस पे या फिर उसके कहीं आसपास, तब हम क्या बोलेंगे उस फोर्स को? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी को हम पढ़ते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं ग्रेविटी को डिटेल में. तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का. हमने बोला था कि जो फोर्स होता है, वो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है उनके मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो अगर हम अब ग्रेविटेशनल फोर्स ही ग्रेविटी है तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा. फर्क कहाँ आएगा? जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की एंड जो दोनों के मासेस हैं. तो हम मान के चलते हैं कि ये क्या है? हमारी अर्थ है. दिस इज, ये जो रेड कलर का राउंड बनाया हुआ है, दिस इज अर्थ. ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है. सपोज मैं अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे खड़ी हूँ, सपोज ये मैं हूं और ये फिर क्या है? अर्थ है. या फिर ये अर्थ है और ये आप जो हैं बैठे हुए हैं अर्थ के ऊपर, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये आप हों. तो इस टाइम पे आपके और अर्थ के सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? एग्जैक्टली उतने जितनी अर्थ की रेडियस है, क्योंकि आप बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में हैं, आप बिल्कुल अर्थ के ऊपर खड़े हैं. तो यानी कि आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? जितनी अर्थ की रेडियस है. तो ये कैपिटल आर क्या है? इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तरीके से अर्थ और आपके बीच की डिस्टेंस, वो क्या होगी? हमारी आर. अब अर्थ का मास हम मान के चलते हैं कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास हम मान के चलते हैं स्मॉल एम. तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ क्या होता है? EF इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर. F इक्वल्स टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यानी कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट यानी कि मास ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स, की उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है? आर, और उसका स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर. तो ग्रेविटेशनल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी को ही हमने किसमें चेंज कर लिया? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी होगी. तो ये क्या है? अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, वो क्या है? ये फोर्स है. यानी कि इतना मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो हमारी अर्थ
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है। यानी कि अगर हम ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ग्रेविटी जो है हम वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को बोलते हैं। यानी कि स्पेशली अगर आपने अर्थ या अर्थ के बीच के कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को डिस्कस करना है, तब हम वहां पर नाम देंगे ग्रेविटी। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी इज अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों होगी? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर तो वो इतना भारी तो नहीं है ना जितनी हमारी अर्थ है, तो अर्थ भी फोर्स लगा रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ वो नीचे ही आता है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब जो फोर्स तो हम भी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा तो अर्थ को भी हिलना चाहिए, हम ही सारे नीचे क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर मासेस हैं, मासेस में बहुत ज्यादा फर्क है। अर्थ का मास अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए जो कोई भी ऑब्जेक्ट या हम जो लिविंग बींग्स अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो हमें विजिबल नहीं होता, इसलिए हम ही अर्थ के पास जाएंगे, अर्थ हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए जो कोई भी चीज अगर आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो हमेशा नीचे ही आती है, क्योंकि अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्थ। तो हमारे इसलिए हम अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, क्योंकि हमारा मास जो है कम है, अर्थ का मास जो है ज्यादा है। तो इसीलिए जो ग्रेविटी की भी डायरेक्शन है, ग्रेविटी क्या है? वही फोर्स है जो अर्थ हम पे लगा रही है, तो ग्रेविटी की भी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर आप शो करोगे तो इस तरीके से करनी पड़ेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने फ्री फॉल वर्ड बहुत सुना होगा। फ्री फॉल, फॉल होता है गिरना, फ्री होता है जब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई बंधन नहीं होता। तो कोई चीज गिर रही है लेकिन उसके ऊपर कोई बंधन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो फ्री फॉल है। मतलब क्या है कि जब मैं सपोज मैं इस पेन को अपने काफी दूर से ऊपर से छोड़ती हूँ नीचे की तरफ, मैंने फेंका नहीं है, मैंने सिर्फ इसको छोड़ा है, मतलब मैंने ड्रॉप किया है। ड्रॉप और थ्रो में फर्क है। थ्रो का मतलब क्या है कि मैंने इसको किसी फोर्स से फेंका है, और ड्रॉप करने का मतलब है कि मैंने सिर्फ बिना किसी फोर्स के इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो सपोज मैंने इस पेन को बहुत ऊपर से छोड़ा, तो इस पे अभी अगर मैं दूसरे फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दूं कि एयर का फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स है, उन सब फोर्स को छोड़ दूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से नीचे आएगी? ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, कि अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो सिर्फ इस पे ग्रेविटी ही लग रही है। और अगर मैं किसी और फोर्स को नेग्लेक्ट कर दूं कि एयर का रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, तो ये नीचे आएगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तो जब भी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी ही लगेगी। अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में हो और कोई भी बॉडी नीचे आती है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकती, उसको नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स हम पे लगा रही है। तो जब मैंने इस पेन को ऊपर से छोड़ा, ड्रॉप किया, तो ये नीचे आया, और नीचे किस वजह से आया? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। यानी कि इसकी जो फॉलिंग हुई वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हुई, और ग्रेविटी तो हर किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, यानी कि वो तो एक कॉमन सी चीज हो गई, हर किसी पे लगेगी। तो इसका जो मोशन होगा वो अपने आप ही होगा, और हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है, यानी कि इस पेन के ऊपर मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका जो मोशन है वो फ्रीली है, ये फ्रीली है, बिल्कुल फ्री है, और कोई फोर्स नहीं है। तो यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, किसी बॉडी का मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा, तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल स्टेट में है, यानी कि उसका मोशन क्या है? फ्रीली फॉलिंग है। तो whenever the object fall toward the earth, कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा, toward the earth, अर्थ की तरफ आएगा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से अलोन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फ्री फॉल स्टेट में है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और वो ग्रेविटी के अफेक्ट में ही नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल स्टेट में है। अब ये हमने फ्री फॉल क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है। अब हमने क्या किया? एग्जांपल ले लिया कि यही इसी पेन को मैंने दोबारा से
ऊपर से किसी बहुत ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो अब जब मैंने इसको यहाँ पर पकड़े रखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई। पहले बिल्कुल वेलोसिटी 0 थी, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यानी कि चेंज होती गई। और आपको पता है कि जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया, इसकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो जब वेलोसिटी चेंज आई तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, क्योंकि अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा, यानी कि ग्रेविटी की वजह से। तो अब जिस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया वो ग्रेविटी की वजह से आया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आया। तो क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि उस पर कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए, फिर वो ग्रेविटी की वजह से नहीं आएगा, वो किसी और वजह से भी आ सकता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मोशन में होगा, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी की बजाय और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो खाली एक्सेलरेशन है, फर्क कोई नहीं है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ इतना फर्क है कि जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही है। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं जी सिंबल से, यानी कि स्मॉल जी सिंबल जो है हम किसके लिए लगाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा होता है, जी, और ग्रेविटी के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल जी। तो ये दोनों में फर्क भी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ग्रेविटी इज स्मॉल जी। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट सेम होती हैं जो एक्सेलरेशन की होती हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो चेंज नहीं हुई है ना, डेफिनेशन तो वही है, चेंज इन द वेलोसिटी, यहाँ भी और वहां भी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से हुआ है, और वहां पर आपका एक्सेलरेशन किसी और वजह से भी हो सकता है। तो दोनों की यूनिट सेम ही है, एक्सेलरेशन की भी और ग्रेविटी की भी। यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी एसआई में यूनिट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। मतलब अगर हमें निकालना है, मान लो मेरे ऊपर ये अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, या फिर इस पेन के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो वो देखना पड़ेगा मेरे को कि क्या ग्रेविटी इसके ऊपर जितना ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है उतनी ही ग्रेविटी मुझ पे भी है, यानी कि जितना फोर्स अर्थ इस पेन के ऊपर लगा रही है क्या उतनी ही फोर्स है मुझे भी खींच रही है। तो कैसे पता चलेगा, जब तक मेरे पास कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। तो उस न्यूमेरिकल फॉर्मूले को निकालने के लिए हम देखते हैं अपनी स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन क्या थी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके बराबर होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एम तो था अर्थ का मास। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, अर्थ और अर्थ के ऊपर ही जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स है, तो एम तो सेम रहेगा। अब ये क्या है, एम, ये एम था दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि ये चेंज होगा कैसे, अगर तो मैं फोर्स को निकाल रही हूँ अपने ऊपर तो यहाँ मेरा मास आएगा, और अगर मैं निकाल रही हूँ ग्रेविटी इस पेन के ऊपर तो यहाँ इसका मास आएगा। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हमारी क्वेश्चन से हमने ये चीज निकाली। अब हम बात कर रहे हैं इसके के ऊपर कितनी ग्रेविटी होगी, कितना ग्रेविटी लगेगी। तो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन का सेकेंड लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन लागू होगी। कैसे, अब यहाँ फर्क क्या आएगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा इस इक्वेशन में कि F होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की नहीं, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी बात करें तो यहाँ पर ए की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, जी। सिर्फ इतना सा फर्क। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई F इक्वल टू एम जी, और एक इक्वेशन आई है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वल में रखूं तो क्या जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, जहां पर आपके स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास g की वैल्यू क्या आएगी, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि
स्मॉल एम क्या था, ऑब्जेक्ट का मास था, यानी कि अगर मैं इस पेन के ऊपर ग्रेविटी निकालूंगी तो यहाँ इसका मास आएगा, और अगर मैं अपने ऊपर ग्रेविटी निकालूंगी तो यहाँ मेरा मास आएगा। लेकिन इस इक्वेशन में तो मास तो कैंसिल ही हो गया, यानी कि जो g की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती। यानी कि जितनी ग्रेविटी मुझ पे लगेगी उतनी ही ग्रेविटी पेन पे भी लगेगी, जितनी ग्रेविटी हाथी पे लगेगी उतनी ही एक छोटी सी बॉल पे भी लगेगी। यानी कि जो g की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती। g की जो वैल्यू है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। फर्क कहाँ आएगा, r पे, क्योंकि डिस्टेंस r क्या है, अर्थ की और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट के बीच कितनी दूरी है वो है। तो जी तो देखो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। एम क्या है, आपका अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास भी आपका चेंज नहीं होगा, जितना है 6 × 10⁻24 उतना ही रहेगा। फर्क सिर्फ कहाँ है, जी जो है वेरी करेगा किसके साथ, किसके साथ चेंज होगा, आर के साथ, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो सकती है। सपोज मैं अभी अर्थ के कांटेक्ट में हूं तो अभी मेरी और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी, जितनी रेडियस है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ आ जाऊं, फ्लोर्स की बजाय अब मैं इतनी ऊंचाई पे चली जाऊं, तो अब वो डिस्टेंस इंक्रीज कर गई, इसका मतलब इसके बढ़ने से ये चीज कम हो गई, यानी कि ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्रेविटी जो है वो मास पे तो डिपेंड नहीं करती, जितनी ग्रेविटी एक इंसान पे लगती है उतनी ही एक छोटी सी बॉल पे भी लगेगी, लेकिन डिपेंड करेगी किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, कि डिस्टेंस अगर बढ़ती जाएगी या डिस्टेंस कम होती जाएगी तब जो है आपकी ग्रेविटी अफेक्ट करेगी। तो हमने अभी तक ग्रेविटी को पढ़ा है, और ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उस सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लगेगी, उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उस टाइम पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो साइंटिस्ट ने मेजर्स की है, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ये वैल्यू वहां पर वैलिड होगी। तो अभी तक हमने पढ़ा है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो अर्थ के सरफेस पे हो या फिर आसपास हो। फिर हमने पढ़ा फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉलिंग क्या होती है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे आता है तो उस टाइम पे उसके मोशन किस में होता है, फ्रीली फॉलिंग होता है। और उस स्टेट में जब एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हमने ग्रेविटी के लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कि ग्रेविटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जी तो कांस्टेंट होता ही है, अर्थ का मास चेंज होगा नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आर यानी कि डिस्टेंस। जैसे ही डिस्टेंस आपकी वेरी करेगी ग्रेविटी भी उतनी ही वेरी करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ या फिर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।